इतनी सारी बात आप कर रहे हैं, लेकिन लोग आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आपके गुरु कौन है? कैसे कोई तो कोई गुरु होते हैं, किसी भी शख्स का कोई एक पूज्य इष्ट होता है। सदगुरु कबीर साहब तो है ही है इनडायरेक्टली। वो तो सदगुरु है, सदगुरु तो गुरुओं के भी गुरु हैं, पीरों के पीर, पीरों के पीर। जी बिल्कुल। मैंने अपने अक्स को ठीक रखने के लिए दफ्तर में कि मैं लोगों की जेब ना टटोलता फिरूं, उसके लिए मैंने भैंस रखने का काम शुरू किया। अच्छा, मतलब साहब अपनी ड्यूटी में रिश्वत नहीं लेना चाहते थे, ना लिए भी नहीं। तो और उसके बाद जगह पर भैंस पाल करके आपने एक भैंस ली, 2 ली, 3 ली के लिए ऐसा होता था। मेरे पास 22 भैंसें रही हैं, 22 भैंसें और 22 भैंसें रही हैं। उसके पैसे से आप क्या करते थे? भैंसे जिंदगी चलाते थे या किताबें खरीदते थे? अपने परिवार का सारा खर्च करता था। तो आप तो जो मेरा खर्च है, अफसर भी थे ना? हाँ, तनख्वाह मिलती थी मेरे को। उसके बावजूद आप भैंस पाले? भैंस इसलिए पाले कि मेरे मन में दूसरी तरफ जाने का लालच न पैदा हो। अच्छा, एक्स्ट्रा जो पैसा चाहिए वो उसके लिए चाहिए ना मेरे को पैसे। मैंने बच्चे को अपने को एक अकेडमी में पढ़ाया, उस वक्त मैंने अपना जमीन, मकान और जमीन बेच दी, 10 दिन में बेच दिया, ताकि मैंने इसको चुना। आज वो इंजीनियर है, इंडस्ट्री का मालिक है बेटा, दुबई में। जी। जब वो पार्टनर था, उसकी 10 लाख सैलरी थी उसमें। तो अब वो उसका मालिक है। अच्छा। वो बहुत इंटेलिजेंट है और ईमानदार आदमी, मेहनती आदमी है। बहुत सुंदर। आप तो ये मतलब मैं समझता हूँ कि मेरे को वो जो मैंने ईमानदारी के रास्ते पर चले, मुझे किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ी, न लेना पड़ा न देना पड़ा। इंजीनियरिंग के मैं उसको कोई पैसा दिया, जाके डोनेट किया, ये किया, कुछ नहीं करना। एक नया पैसा मैंने दिया न लिया। मेरे को 12-13 हजार रुपया खर्च किया मैंने किताबों को पहले, बस। अच्छा। तो इस तरीके से आपने दाखिल कराया था अकेडमी में। इतनी सारी बात आप कर रहे हैं, लेकिन लोग आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आपके गुरु कौन है? कैसे कोई तो कोई गुरु होते हैं, किसी भी शख्स का कोई एक पूज्य इष्ट होता है। सदगुरु कबीर साहब तो है ही है इनडायरेक्टली। वो तो सदगुरु है, सदगुरु तो गुरुओं के भी गुरु हैं, पीरों के पीर, पीरों के पीर। जी बिल्कुल। तो हम भी चाहते थे कोई गुरु हो। मैं सिख फैमिली में पैदा हुआ। जी साहब। तकबीरपंथी। लेकिन मेरे फादर साहब ने गुरुद्वारे में संध्या ली 12 साल के लिए। अच्छा। 12 साल पढ़ते रहे संतों के साथ, और उन संतों के पास पढ़े हैं जिन्होंने ये सोलन जिला है, इसमें एक बड़ू साहब जगह है। अच्छा, हिमाचल में सोलन है। हाँ, सोलन में। तब पंजाब में ही था सब कुछ। बड़ू साहब एक जगह है, बड़ू गांव था, उन्होंने एक स्कूल खोला। स्कूल से बाद बड़ा स्कूल बन गया, अब यूनिवर्सिटी बना दी उन्होंने वहाँ। जी। बड़ू साहब यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ी, सिख लोग हैं। अच्छा। वहाँ गुरु ग्रंथ साहब है, उसके आधार के ऊपर सारा वहाँ सिलसिला चलता है। एजुकेशन वहाँ वैसे बड़े अच्छे, मतलब पैसा ही बड़ा लगता है और बच्चे भी काबिल निकलते हैं। जी बिल्कुल। तो उनमें से जो एक संत थे, 2 संत थे, जिन्होंने संत बाबा अतर सिंह जी मस्तुवाने वाले और संत बाबा तेजा सिंह जी। अच्छा। डबला में थे वो। अच्छा। तो उन्होंने अखीले टाइम में आके हमारे गांव में आके वहाँ रहे हैं जी। गुरुद्वारा वहाँ स्थापित किया उन्होंने। हमारे फादर साहब वहाँ उनके पास रहे 12 साल। उन्होंने उनके पास से शिक्षा संस्था ली, संध्या, और फिर वो मतलब वहीं पर उनकी समाधि बनी हुई है। वो जो संत थे। अच्छा। संत बाबा तेजा सिंह बहुत मतलब वो लोगों का भला करते थे। जो बच्चे स्कूल नहीं जाते थे ना, लड़कियां को भेजते नहीं थे स्कूलों में पहले, तो वो गुरुद्वारे में भेज देते थे लोग। तो उनको अपने सुरक्षित तरीके से पढ़े, वो धरती के ऊपर आगे बढ़े, इसके लिए अपने गुरुद्वारे को ही, या आप कहेंगे कि स्कूल बना दिया। गुरुद्वारा भी था, स्कूल भी था। जी। तो उसमें उन्होंने उंगली से धरती के ऊपर ऊड़ा आड़ा ईडी सस्सा ऐसे करके लिखाना, फिर उनको ऐसे करके फिर पंचग्रंथी पढ़ाई, फिर गुरु ग्रंथ साहब पढ़ाया। मतलब लड़कियां जो हैं उन्होंने अखंड पाठी लड़कियां पैदा की हैं। मेरी एक मामी, अद्भुत बात, मामी जी थी, वो 70 पन्ने 2 घंटे में उसकी स्पीड थी पढ़ने की। किसकी? मेरी मामी थी। अच्छा, माँ की? मामी। अच्छा, माँ की माँ मतलब नानी जी? मेरी मामी थी। हाँ, उसकी मेरी माँ की ननद जैसे होती ना वो। अच्छा, ननद जी, वो भौजाई या ये ननद भौजाई थे दोनों। अच्छा। हाँ, तो मामा जो है उसकी घरवाली जो थी 70 मिनट में पढ़ती थी। 70 पन्ने 1 घंटे में, 2 घंटे में 70 गुरु ग्रंथ साहब के बड़े पन्ने। इस तरीके से तेजा सिंह साहब की जिस समाधि हुई, वो इसने ऐसा किया। उसके बाद क्या हुआ?
उसके बाद मतलब वो वहाँ गुरुद्वारा है, सारा कुछ चलता है। पिताजी के जमाने की बात उसकी बात कि आपने देखा ऐसा? हाँ, ये सारा कुछ हमने देखा है। अच्छा अच्छा। तो फिर तेजाब सिंह जी को गुरु नहीं बना पाए आप? आपके सामने देख रहे थे? फिर ऐसे था कि मैं जब मेरे फादर साहब से बात हुई, मैं कॉलेज में पढ़ने लग गया जी। उसके बाद फिर मेरी लाइन कुछ और बदल गई। मैं यूनिवर्सिटी का एथलीट रहा 4 साल। हाँ, तो एक अच्छे एथलीट थे साहब। तो कबड्डी के बढ़िया प्लेयर थे, रनर नंबर 1 थे अपने जमाने में। फर्स्ट सेकंड आता रहा कॉलेज में। और थोड़ी सी मदद मिल गई होती तो आप ओलंपिक खेल रहे होते। उस वक्त ऐसा चलन नहीं था। जब मिल्खा सिंह था एक आदमी हमारे को। हाँ बिल्कुल, यहीं के थे, चंडीगढ़ से मिल्खा सिंह, यहीं पर उनका जो है आखिरी श्वास निकली थी जी। तो ये सारी में थोड़ी जब चेंज हो जाता है ना, एजुकेशन का सिस्टम चेंज हो जाता है, लाइन चेंज हो गया, थोड़ी चेंज हो जाती है, ट्रैक चेंज हो जाता है, ट्रैक बदल गया। तो थोड़ा ट्रैक बदलने से लेकिन विचार मेरे पास वही रहे जी। तो मैंने जब मेरे फादर साहब से बात हुई, उन्होंने जो कुछ मेरे को समझाया, जो बात मैंने समझी, मेरे समझ में आई, तो उसके हिसाब से मैंने कबीर साहब को जानने की राह अपना ली। आपके पिताजी अच्छे जानकार थे, विद्वान थे, लेकिन पंजाबी भाषा ही पढ़ पाते थे, हिंदी उनको आती नहीं थी। इसलिए आपको उन्होंने सपोर्ट किया और प्रमोट किया कि आप हिंदी पे काम करो और मेरे सपनों को पूरा करो। बिल्कुल। फिर आपने वो एक चिट्ठी लिखी थी कि मैं ये करूंगा, और साइन किया था, खून से साइन किया कि मैं पिताजी के लिए, बाकी लोगों के लिए कबीर साहब को मैं सरल रूप में प्रस्तुत करने का संकल्प लेता हूँ। जो भरम लेख है कबीर साहब के बारे में, वो दूर करने की कोशिश करूंगा। जी जी जी। तो वहाँ मैंने खून से साइन किए थे। अच्छा। तो वो मेरे दिल में बहुत उस वक्त उमंग थी, तो मैं इस तरफ लगता। अच्छा, अभी आप एक कबीरपंथी परिवार में हैं। यदि आप कबीरपंथी परिवार में नहीं होते, सिर्फ सिख होते, तो क्या फर्क पड़ता आपके जीवन? जो है वो कबीरपंथी डायरेक्टली है ही है। वो सारे लोग जो राधा साहब को पढ़ते हैं, राधा स्वामी वहीं से निकली हुई है। वो कबीर साहब की वाणी के ऊपर चलते हैं। निरंकारी या कबीर साहब की वाणी मैंने खुद देखा है उनको। मेरे 1970-71 में यहाँ चंडीगढ़ में 15 सेक्टर है, वहाँ निरंकारी भवन है। अच्छा। हमारे साथ मेरा सुपरेंट जो था उस वक्त, मैं असिस्टेंट था तब। तो वो मतलब वहाँ का 5 सितारे होते हैं इनके। अच्छा। 7 सितारे निरंकारियों के। अच्छा। He was one of the 7 stars। वो आलूवालिया थे। अच्छा अच्छा, आलूवालिया थे, पटियाले से थे। तो वो 1 स्टार में 1 स्टार वो भी थे। वो थे। तो वो हमें खास आदमी थे निरंकारी समाज के। उसमें हमें लेके गए वो। तो वहाँ जाके देखा तो उन्होंने वहाँ गुटका लिया एक, उसमें से कबीर साहब का शब्द बोला, दूसरे आदमी ने उसको अर्थ किया, एक्सप्लेन कर दिया जी। बस इतना करके चाय बन पी के वापस आ गए। अरे ये शुरू में ऐसे था। तो फिर मैंने उनको बोला, कई बात की उनसे जी। तो इस तरह मतलब हर मत जो है कबीर पंथ से जुड़ा हुआ है। सिख मत में भी ऐसे ही है, कबीर साहब की वाणी। अच्छा, कबीर पंथी होने का सबसे बड़ा लाभ आपको क्या मिला? ये लाभ हो कि मैं कबीर साहब की वाणी के साथ जुड़ गया। जुड़ तो गए, लेकिन अपने जीवन में, अपने जीवन में मतलब जो सच्चाई है ना, क्या लाभ हुआ? जो सच्चाई है वो मेरे जीवन में। कबीर पंथी नहीं होते या कहीं और दूसरे पंथ में होते, हो सकता है मैं मतलब एक साधारण रामानंदी होते मान लो। नहीं, भैंसे मैं न रखता है, मैं भैंसे न रखता, मैं दफ्तर से पैसे लेता लोगों से। ओ, बड़ी बात, बड़ी बात। तो मैं वैसे कर लेता जैसे दुनिया करती है, घूमे करता। मेरे पास नहीं लिए, भैंस पालिए। मेरे पास जितने भी असिस्टेंट थे जी जी, उनके सभी के मकान चंडीगढ़ में है। चंडीगढ़ में है। मैंने तब मकान लिया गाँव में आके, हम लोंगी गाँव है। 4 साल में वहाँ रहा हूँ रिटायरमेंट के बाद। सदगुरु के शरण में आकर आपने सबसे बढ़िया जो सीखी वो है ईमानदारी से जीना, हक की कमाई खाना, हक से जीना। ये बड़ी चीज है, और ऐसा कोई भी करेगा तो उसका जीवन सफल है। वो तो पाप नहीं कर रहा है, पुण्य का काम कर रहा है, और आप अभी पुण्य का ही काम कर रहे हैं। तो कबीर साहब की वाणियों का प्रचार प्रसार अपने स्तर पे मैंने ठीक निर्णय लिया जी। मैंने पहले तो सन 70 में पंजाब छोड़ के लोधी माजरा रोपड़ के पास गाँव मेरा, उधर से लिंक तोड़ के मैं हिमाचल में शिफ्ट कर गया। वहाँ जमीन ले ली, मकान बना लिया। अच्छा। तो वही मकान जमीन मैंने उस वक्त बेचा जाके 80 में, जब मेरे बच्चे का वो 5वीं में हुआ था, 4थी जमात के बाद उसको हमने दाखिल कराना था अकेडमी में। अच्छा अच्छा, चंडीगढ़ के अंदर श्री दशमेश अकेडमी आनंदपुर साहब। अच्छा अच्छा। वहाँ हॉस्टल का खर्चा था, किताबों का खर्चा था, सारा कुछ था। जो ओपन की सीटें थी वो हमारा, तो आपने पूरी घर बेच दी। उनको मतलब फीस लगती थी,
जो वहाँ के जो मिलिट्री वाले लोग थे उनके वो फ्री थे उनके बच्चे। तो हमारे को फीस देनी थी, मुझे पता नहीं था इस बात का। अच्छा। बच्चे मेरे ने बहुत अच्छा वहाँ प्रदर्शन किया, उसमें जो टेस्ट लिया उन्होंने। खासतौर अभी जो बच्चा दुबई में है उसकी बात कर रहे हैं? उसकी बात करो। तो उसने लिया तो प्रिंसिपल ने बुलाया, डायरेक्टर ने मेरे को बुला के पूछा 33 सेक्टर में ऑफिस था उनका। वो कहने लगे भी आप, मैं देखा आपका फार्म, आपका असिस्टेंट है, आप ये खर्चा कैसे देंगे? खर्चा वहाँ ज्यादा था। तो मैंने कहा जी इसमें फीस भी लगती है। कहता हाँ फीस लगेगी। मैं समझा भी है फीस आप फ्री देते, एजुकेशन फ्री देते हो। कहता जो मिलिट्री वाले लोग हैं उनकी फ्री है, बिना मिलिट्री वालों को नहीं है। भी आप इसको जैसे मर्जी करें, ये बच्चा बहुत काबिल है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं साथ में जरूर लेके जाऊंगा इसको, लेकिन आप इसके पैसे का प्रबंध करिए, फिर बाद में मैं देखूंगा कुछ न कुछ इसके लिए करूंगा। अच्छा। तो एक साल करे 2 साल की का खर्चा उसने किसी न किसी से लेकर दिया भी था। अच्छा। हाँ, एक कोई तब आप उतने समर्थशाली थे भी नहीं? इतना नहीं था ना। मैंने जमीन मकान क्यों बेचा बताइए। उससे पहले मैंने एक महीना पहले मैंने 2 बेटियों की शादी की थी। जमीन मकान बेच दिए, फिर रहते कहाँ थे आप? मई में जमीन बेची ना, लड़कियों की शादी की मई में जून में उसकी एडमिशन थी जी। उसके लिए मुझे पैसा चाहिए था, जो मेरे को मकान जमीन वहाँ बनाया था मैंने, वो मैंने उसी वक्त बेच के पैसे ले लिए अपने पास। मेरे को पास यहाँ मकान था, सरकारी मकान चंडीगढ़ में। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं चंडीगढ़ में रहता था पहले, तो फिर भी बाद में वहाँ रहते रहा। सरकारी मकान था, वो थोड़ी पैसे कटते हैं उसमें मकान। वो तो जब तक नौकरी है तब तक है, वरना फिर तो मैंने यही सोचा कि ये मकान तो बन जाएंगे, बाद में बन जाएंगे, कोई बात नहीं है। मेरे मन में ये पॉजिटिव ख्याल आया कि मकान तो बन जाएंगे, बाद में कोई बात नहीं है, लेकिन जो बच्चे का जो ये टाइम है ये मुड़ के वापस नहीं आएगा। इसलिए आपने पूरा फोकस वहाँ करके, हाँ, क्योंकि ये काबिल बच्चा, कदम उठाया, ये काबिल है बच्चा और ये मतलब काम करेगा। और उसने थ्रू आउट ये तो इंडिया के लेवल पर बेस्ट एथलीट रहा। अच्छा, वो भी एथलीट थे? हाँ, 200 मीटर में वो फर्स्ट आया हिंदुस्तान में। अच्छा। जो पब्लिक स्कूल से होते हैं ना, उनकी अलग से होते थे, उसमें वो 200 मीटर की रेस में फर्स्ट टॉपर रहे हैं। और वहाँ अकेडमी में नंबर 1 गोल्ड मेडलिस्ट, अकेडमी में बेस्ट एथलीट रहा एक साल जी, सारे बच्चों से आगे। एक वो भंगड़े का 5वीं क्लास से लेकर यूनिवर्सिटी में, ये जब पैक में पढ़ा जाके ना, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में चंडीगढ़, तो वहां तक उसने वो भंगड़े का कैप्टन रहा है। और वो आज और सारे हिंदुस्तान में कहीं कहीं बहुत जगह भांगड़ा डांस एकेडमी का हेड था। और आज दुबई में एक इंडस्ट्री का मालिक है। बहुत बड़ी बात है। और वो हर साल अपने यारों दोस्तों को जो उनके साथ एकेडमी में पढ़ते थे, सारे वो यूएसए में जाके इकट्ठे होते हैं हर साल। अच्छा अच्छा। एक दिन रखा उन्होंने। वो ऐसे कुछ लोग हैं जो ढूंढ के सबको इकट्ठा करके वहाँ उन्होंने फंक्शन करते हैं, एक अपनी खुशियाँ। तो मतलब मेरा कहने का ये है कि मेरे को सदगुरु ने थोड़ी ऐसी बुद्धि दे दी, समझो गाइडेंस दे दी कि मैंने वो मकान छोड़ दिया। अदरवाइज मकान कोई ऐसे बेचता नहीं है अपने बच्चे के लिए। वो कहता नहीं यार 5 पैसे वाले स्कूल में पढ़ता रहेगा, बेसिक स्कूल में पढ़ता रहेगा, तकदीर में होगा देखा जाए। मैंने मकान बेचने में एक मिनट नहीं। मतलब ईमानदारी से चले, ईमानदारी के रास्ते पे चल रहे हैं, आज भी चलते ही रहेंगे। और आज बढ़िया सदा सुखी संपन्न आप जीवन जी रहे हैं और सदगुरु का नाम ले रहे हैं। और आज हम हरनाम सिंह जी हीरा मोहाली पंजाब के एक अच्छे कबीर प्रेमी ही नहीं है, कबीर पंथ को आगे ले जाने के लिए ही संकल्प हैं। उनको एक दर्द है, टीस है, उस पर वो अपनी बात रख रहे थे। इसके अलावा भी बहुत सारी आपने जानकारियां दी, अपने जीवन दर्शन पर भी बात की है और कई सवाल आपसे तीखे भी किए गए। उसके बावजूद आपने बड़े प्रेम से, बड़े सहजता से उत्तर दिया है। ये सदगुरु का प्रताप है आप पर, और आप ईमानदारी से जिए और इस मुकाम पर पहुंचे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो आपसे मैं उम्मीद करता हूँ खुशहाल जिंदगी यूट्यूब चैनल देखने वाले लोग इसे सीखेंगे, समझेंगे, सदगुरु को सही ढंग से पहचानेंगे और अपने लोगों को उसे बताएंगे खुद जी करके। तो इन्हीं उम्मीद और शुभकामनाओं के साथ आपको सादर साहेब बंदगी, सत श्री अकाल। मैं सारे जी दर्शकों का और खुशहाल जिंदगी चैनल का आभारी हूँ, जिन्होंने मेरी बात आगे करने के लिए
कोशिश की है। मैं अपने खुशकिस्मत से समझता हूँ कि मेरी बात अगर लोगों के बीच में थोड़ी बहुत जाएगी, कुछ लोग, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ जी। मेरी संस्थाएं हैं, जो मैं संस्थाएं हमने बनाई है, जिनका मैं संस्थापक प्रधान रहा हूँ। जो कुछ भी आज भी संस्था चल रही है जी जी, तो वो सारी संस्थाएं चल रही हैं। मैं उन सभी से कहता हूँ कि टाइम निकाल के कबीर साहब की वाणी और इतिहास के बारे में समाज को जोड़े, समाज को अपने साथ ना जोड़े, समाज को कबीर साहब की विचारधारा के साथ जोड़े जी। ये दोनों चीजों में बहुत अंतर है। हम अपने आप को सेल्फलेसनेस से चलेंगे तो बात बनेगी, अगर हम अपने लिए लोगों को जोड़ेंगे तो नहीं चलेगी। लोग हमें ये तो समझेंगे कि हम ये चौधरी है हमारे समाज के जी, लेकिन वो कबीर साहब को नहीं जान पाएंगे जी। वो तभी जान पाएंगे जब वो कबीर साहब के इतिहास के बारे में जानेंगे, उनकी वाणी के बारे में जानेंगे, क्योंकि वाणी में ही उनका इतिहास है। जो गलत बात धारणा है उनको क्यों प्रमोट करते हैं मैं देखता हूँ कि व्हाट्सएप में या कई जगह कि वो कबीर साहब के वैसी ही चीजें उसमें चला रहे हैं जैसे कि जो चलाने योग्य नहीं है। हाँ, तस्वीर वगैरह, तस्वीर भी गलत आती है, उसमें कोई अच्छा लिखा होता है उसको ना करें, उसको प्रमोट क्यों करते हो? इससे तो वो बात गलत चलती ही जाएगी आगे से आगे। बिल्कुल, किसी न किसी जगह तो हमें कट लगाना पड़ेगा ना। जी जी। गलत तस्वीर वाली हो, गलत विचारधारा वाली हो, गलत इतिहास वाली हो, उन सभी बातों को काटिए। आप कबीर साहब की असल वाणी के ऊपर आइए और उसकी वाणी का प्रचार करिए, उसका इतिहास का प्रचार करिए और उनकी एक फोटो को प्रमोट करिए। ये किसी की, आप सभी लोगों की शोभा है, इसमें कबीर पंथ की शोभा है। नहीं तो आपको क्यों नहीं पूछ रहे कोई लोग, आपको शेड्यूल्ड कास्ट क्यों बना रखा है लोगों ने? इसीलिए हाँ, पंजाब में ये जो एरिया है ना, कबीर पंथी एक जाति बन गई है, सुन रहा हूँ। जाति क्यों है? ये सिख धर्म जाति क्यों नहीं है? निरंकारी जाति क्यों नहीं है? कबीर पंथी जाति है यहाँ। वो ये राधा स्वामी मत के लोग जो, वो जाति क्यों नहीं है? वो पंथ क्यों? हमारा पंथ है, हम बोलते पंथ है, फिर हम जात बोलते हैं। ये थोड़ी हमें सोच समझ के ये बात करनी चाहिए। इसके लिए विचार कीजिए। हम जो टाइम निकलता जा रहा है वो निकल जाएगा, आप पीछे रह जाएंगे, टाइम आगे निकल जाएगा। चलिए साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अभिनंदन बहुत मेहरबानी जी। आप इस तरीके से चैनल देखते रहिए और लगे रहिए बराबर साथ में, और आने वाले दिनों में हम और इसी तरीके की बातचीत करते रहेंगे। और आप बने रहिए खुशहाल जिंदगी चैनल के साथ। और आप बिल्कुल नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, और अपनी बात यदि समझते हैं, आप इतनी बात को सुनते हैं तो अपने भीतर के उद्गार जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए और शेयर करिए, ताकि उन्हें भी सत्य का बोध हो सके और वे सच्चे अर्थों में सद्गुरु कबीर साहब को समझकर अपने जीवन को सार्थक दशा और दिशा दे सकें। तो आप चलते रहिए खुशहाल जिंदगी के साथ। शुक्रिया आपका साथ निभाने के लिए। साहेब बंदगी साहेब।